दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आप सबको हमारे चैनल पे फिर से एक बार स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप लोग सब सही सलामत हैं। दोस्तों हमारे पिछले प्रोसेसिंग ऑफ सीटीसी ब्लैक टी का जो वीडियो था उसमें काफ़ी सारे दोस्तों ने बोला था इस वीडियो को हिंदी में अनुवाद करने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ईज़िली और आसानी से इसका मतलब पता चले कि हम जो चाय बनाते हैं वो असल में फैक्ट्रीज़ में कैसे बनाया जाता है। इसलिए दोस्तों आज हम इस वीडियो को आप लोगों के सामने हिंदी में लाए हैं कि काली चाय जो हम लोग को सीटीसी ब्लैक टी बोलते हैं वो असल में फैक्ट्रीज़ में कैसे बनाया जाता है। दोस्तों इस वीडियो में जो रिटन पार्ट्स है वो हम लोगों ने इंग्लिश में ही रखा है ताकि उसका साइंटिफिक मतलब बदल ना जाए। बाकी पूरा जो एक्सप्लेनेशन है वो हम हिंदी में ही करेंगे ताकि आसानी से ज़्यादा व्यूअर्स को और इस वीडियो को देखने वालों को ये पता चले कि चाय जो काली चाय हम प्याले में पीते हैं वो असल में बनते कैसे हैं। दोस्तों चाय जो हम पीते हैं वो हम सबको पता है वो चाय पत्ती से आती है और वो जो चाय का पेड़ है उसको कहा जाता है कैमेलिया सिनेंसिस। ये इसका साइंटिफिक नाम है, उसको कहा जाता है कैमेलिया सिनेंसिस। चाय के पेड़ दिखने में कुछ इस तरह से होते हैं। एक्चुअल में चाय का पेड़ को बोला जाता है टी बुश। दोस्तों चाय जो है वो नॉन अल्कोहलिक है और एक एरोमेटिक बीवरेज में आते हैं और इसमें अल्कोहल की मात्रा बड़ी कम है, 0.3 से 0.4% तक है। दोस्तों हमारे बाज़ारों में कई तरह के चाय मिलते हैं जिसको हम ग्रीन टी, ब्लैक टी, ऑर्थोडॉक्स टी, भारत में ज़्यादातर ये 3 चाय मिलते हैं। यहाँ पर एक मिसकॉन्सेप्ट है, एक गलत धारणा है कि चाय जो है अलग अलग तरह का चाय जो बाज़ारों में मिलता है वो चाय अलग अलग पेड़ों का चाय का अलग अलग पत्तियों से आता है, जो एक सरासर मिसकॉन्सेप्ट है, एक गलत धारणा है। एक्चुअल में चाय जो बनता है अलग अलग तरह का चाय वो उसका प्रोसेसिंग के ऊपर डिपेंड करता है। किस पत्ती को किस तरह से प्रोसेस किया गया उसके ऊपर डिपेंड करता है। किसी चाय को फर्मेंटेड किया जाता है तो वो सीटीसी ब्लैक टी या ऑर्थोडॉक्स टी बन जाता है। कोई चाय को फर्मेंटेड नहीं किया जाता है तो वो ग्रीन टी बन जाता है। तो एक्चुअल में वो प्रोसेसिंग कैसे किया जाता है उसके ऊपर डिपेंड होता है कि कौन सा तरह का चाय बनेगा। वहाँ पर पत्तियों का अलग अलग जगह से या अलग अलग बुशों से आने का कोई भी सीन नहीं है। सब पत्तियाँ एक ही जगह से आते हैं, दैट इज़ आपका कैमेलिया सिनेंसिस। दोस्तों चाय बगान या चाय का बुश या चाय का पेड़ को बढ़ने के लिए जो एनवायरमेंटल कंडीशन हम जो बोलते हैं, जो परिवेश का जो साथ चाहिए, उसमें जो चीज़ें हैं पहला आता है तापमान यानी टेम्परेचर। वो 18 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर ऑप्टिमम है, यानी कि सबसे ज़्यादा लाभदायक है। 13 डिग्री से नीचे अगर तापमान चला जाता है तो वो चाय की पत्तियों का बढ़ने के लिए अनुकूल नहीं है। उसी हिसाब से अगर तापमान 35 डिग्री से ऊपर चला जाता है वो भी चाय का पत्तियों का ग्रोथ के लिए सही नहीं माना जाता। फिर आता है दोस्तों इक्विलेटरल रीजन। किस तरह का ज़मीन पर चाय के लिए ज़्यादा उपजाऊ है, वो है हाईलैंड्स, ऊंची ज़मीन। इसलिए आप देखेंगे भारत में जो सब जगह चाय के लिए ज़्यादा
माना जाता है, जो सबसे ज़्यादा जो चाय उत्पन्न करते हैं, जैसे बंगाल का डुअर्स, दार्जिलिंग, असम और कुछ हिस्से हमारा दक्षिण भारत का आता है, वो सब हाईलैंड है दोस्तों। तो चाय के लिए 1000 से 3000 मीटर का ऊंचाई का जो हाईलैंड होता है वो ज़्यादा लाभदायक रहता है। रेनफॉल यानी आपका वृष्टिपात वो 1150 mm, बट परंतु वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होना पड़ते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही दिन में बहुत ज़्यादा हो गया या 2-3 दिन लगा के हमें बहुत ज़्यादा हो गया फिर हो ही नहीं रहा है, वो नहीं। हमेशा थ्रू आउट द सीज़न वो चलना चाहिए और ये इवनली होके 1150 mm तक अगर जाके रुकता है तो वो रेनफॉल चाय का ग्रोथ के लिए अच्छा माना जाता है। 1100 mm तक रेनफॉल। फिर आपका मिट्टी किस तरह का होना चाहिए, दैट इज टाइप ऑफ सॉयल, वो आपका आम्लिक होना चाहिए, मतलब एसिडिक, जिसका पीएच का वैल्यू 4 से लेके 5.6 तक सही माना जाता है। उसका ड्रेनेज अच्छा होना चाहिए, तो मतलब उसमें पानी रुक नहीं रहना है, पानी निकलने का अच्छा व्यवस्था होना चाहिए। उसके ऊपर से आपका जो मिट्टी का जो रूट जोन का मिट्टी जो होता है, मतलब पेड़ का या टी बुश का जो आपका जो रूट्स होते हैं, उसका जो पानी को पकड़ के रखने का जो कैपेसिटी है वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए। उसको कहते हैं गुड वाटर हेल्डिंग कैपेसिटी अंग्रेजी में। दोस्तों, जैसे मैं पहले बोल रहा था कि चाय अलग अलग तरह का बनता है और सभी चाय एक ही जगह से आता है, जैसे कि वो कैमिलिया सिनेंसिस। तो किस किस तरह का मेन टाइप होता है? ऐसे तो बहुत तरह का होता है, मगर हम कुछ कुछ चाय को अगर जो बेसिक टाइप बोलते हैं उसको हम देखें तो बोलते हैं सीटीसी चाय, ब्लैक टी, जो सबसे ज़्यादा कंज्यूम होते हो भारत में, तो सबसे ज़्यादा होते हो क्रश, टीयर एंड कर्ल। फिर आता है आपका ऑर्थोडॉक्स टी, फिर ग्रीन टी, फिर वाइट टी, फिर आता है आपका ओलोंग टी। इंडिया में सीटीसी ब्लैक टी जो होता है वो सबसे ज़्यादा पिया जाता है, कंज्यूम किया जाता है डोमेस्टिक मार्केट में। इसका सबसे ज़्यादा कंज्यूम होता है अगर आप बाकी जो चार है उसके साथ कंपेयर करेंगे। वाइट टी और ओलोंग टी इंडिया में काफ़ी कम ही बिकते हैं। ऑर्थोडॉक्स और ग्रीन टी आपको फिर भी काफ़ी तादाद में मिल जाएगा। चाय का इस वीडियो में मैंने पहले भी बोला था कि हम लोग चाय कैसे बनाते हैं। एक्चुअली दोस्तों, हम लोग जब घर में चाय बनाते हैं हमको लगता है कि हम पानी उबाला, पत्ती डाला, शक्कर डाला, दूध डाला, चाय बन गया। मगर दोस्तों ऐसा होता नहीं। उसके पीछे बहुत मेहनत लगते हैं, बहुत लोग बहुत कड़ी से कड़ी मेहनत करते हैं, बहुत सारा स्टेप्स होते हैं जिसको कहते हैं प्रोसेसिंग स्टेप, बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी मेंटेन करना पड़ता है, तब जाके आपके चाय पे एक बढ़िया सा चाय बन के आता है। तो इसीलिए हमने सोचा कि एक डिटेल वीडियो बनाया जाए जिससे आपको पता चले कि चाय असल में बनते कैसे। तो इसलिए मैं पहले बोल रहा था कि इस वीडियो में हम लोग बेसिकली चाय बनते कैसे है उसके ऊपर बात करेंगे, परंतु उसके पहले एक बार देख लेते हैं कि जब हम लोग चाय पीते हैं उसका हेल्थ बेनिफिट क्या है। मगर दोस्तों एक बात याद रखिएगा, ये नहीं है कि हम लोग नॉर्मल जिस तरह से चाय बना के पीते हैं वो चाय हमेशा हेल्थ बेनिफिशियल होता भी है। चाय मीन्स ओनली चाय दोस्तों। और हम लोग इस वीडियो के द्वारा आप लोगों को कोई भी ऐसा हेल्थ बेनिफिशियल एडवाइस नहीं दे रहे हैं। आप ज़रूर अपना डॉक्टर से या आपका न्यूट्रिशनिस्ट से बात करके ही आपका चाय का कंजम्पशन का रेट या कितना कप पिएंगे वो आप डिसाइड कीजिएगा। हम सिर्फ यहाँ पे ये दिखाना चाहते हैं कि एक चाय में क्या क्या हेल्थ बेनिफिट एडवांटेजेस रहते हैं। चाय माना जाता है कि एंटी कार्सिनोजेनिक है, जैसे कि लंग कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, स्किन कैंसर, स्टोमक, पैनक्रियाटिक एंड कोलन कैंसर। फिर से दोस्तों ये सब चीज़ें स्टडी डिपेंडेंट है, अलग अलग जगह पे अलग अलग स्टडीज़ हुआ है, अलग अलग रिसर्च पेपर्स निकले हैं, अलग अलग जर्नल में निकल रहा है। परंतु जो ये रिसर्च है चल ही रहा है। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा चाय पीते रहेंगे तो आपका लंग कैंसर ठीक हो जाएगा, ऐसा एकदम से भी नहीं है। ये उसका बेनिफिशियल एडवांटेज है अगर आप सही मात्रा में आपका न्यूट्रिशनिस्ट, आपका डॉक्टर के साथ बात करके कितना पीना चाहिए सब कुछ मेंटेन करके आप ले सकते हैं। तो और ऊपर से आपको सही हिसाब से बनाना भी पड़ेगा उस चाय को,
ऐसा नहीं है कि उसको दूध चीनी शक्कर डाल के एकदम शरबत जैसा बना के आप पी रहे हो, उससे भी कुछ एडवांटेजेस ऐसा मिलने नहीं है। ऐसा हो सकता है कि आपको उल्टा डिसएडवांटेज ही मिले। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि दोस्तों, हम चाय का पत्तियों में जो पॉलीफेनॉल्स वगैरह रहते हैं उसके ऊपर जो ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च हुआ है, उसके बेसिस पे जो कुछ फाइंडिंग्स मिले हैं उसको सिर्फ आपको बोल रहे हैं कि व्हाट आर द हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ टी। ऐसा नहीं है कि हम इसको आपको प्रमोट कर रहे हैं कि आप कल से चाय पी लीजिए और आपका कैंसर ठीक हो जाएगा। प्लीज कोट दिस पॉइंट। देन एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ भी रहते हैं। आपका डेंटल और ओरल डिजीज़ के लिए भी चाय को अच्छा माना जाता है। फिर आपका कार्डियो प्रोटेक्टिव एंड न्यूरो प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज़ भी चाय पे मिला है। जैसे हार्ट डिजीज़ का भी चाय को माना जाता है कि कहीं की जगह पे चाय का एडवांटेजेस होता है। दोस्तों, एक जो चाय का लीफ होता है, जो एक फ्रेश लीफ, जो एक पत्ती कहता है हम लोग, चाय का पत्ती, एक जो पत्ती जो प्रोसेसिंग के लिए आता है बागान से, उस पर 75 से 80% तक आपका मॉइस्चर रहते हैं और बाकी 25 से 20% तक आपका रहता है सॉलिड कंटेंट। उसमें भी अब दो तरह का होता है, एक जो वाटर में सोल्यूबल है और जो दूसरा वाटर में नॉन सोल्यूबल है। जो वाटर में सोल्यूबल है वो सब जैसे कि कैथेचिन होता है, अमाइनो एसिड, कैफीन, सैकेराइड्स, मिनरल, पैक्टिन, विटामिन B1, B2, CPU, सैपोनिन, बहुत सारे ऐसे फ्लैवोनॉइड्स, काफ़ी चीज़। फिर जो वाटर में सोल्यूबल नॉन सोल्यूबल है, जो उसमें वाटर में जो नॉन सोल्यूबल है उसका फिर दो तरह का होता है। एक होता है आपका ऑयल सोल्यूबल, एक होता है नॉन ऑयल सोल्यूबल। तो अभी हम आते हैं हमारे जो मेन, जो हमारा उद्देश्य था इस वीडियो बनाने के पीछे, कि चाय का पत्ती से जो चाय हम घर में पीते हैं वो चाय बनते कैसे हैं उसको देखना। उसको कहते हैं प्रोसेसिंग ऑफ ब्लैक टी। उसमें काफ़ी सारे स्टेप्स हैं, जैसे कि वीदरिंग, हम एक करके बाद में डिस्कस करेंगे, पहले स्टेप्स देख लेते हैं। वीदरिंग, फिर आता है आपका कटिंग ऑफ लीव्स, चाय को मतलब पत्ती को काटना। वीदरिंग का दोस्तों मुझे भी हिंदी मीनिंग पता नहीं है, वो एक्चुअली वीदरिंग है उसका टर्म है, और उसका एक्चुअली होता क्या है वो हम हिंदी में आपको एक्सप्लेन कर देंगे। फिर आता है आपका मैसरेशन, फिर आता है आपका फर्मेंटेशन, फिर आता है ड्राइंग, उसके बाद शॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग, और लास्ट में पैकिंग। फिर पैकिंग के बाद मार्केट में आ जाता है। उसके बाद भी थोड़ा बहुत होता है जैसे ब्लेंडिंग वगैरह, जैसे जो चाय आपको जिंजर टी, लेमन टी होता है वो एक्चुअल में बाद में ब्लेंड किया जाता है। तो उसके बाद छोटा छोटा पैक में 250, 300, 500 kg का पैक बन के हमारे रिटेल शॉप में आ जाता है और हम अपना चाय बना के पीते हैं मजे से। तो वीदरिंग होता क्या है? वीदरिंग सबसे पहला स्टेप होता है चाय बनाने का। वीदरिंग में एक्चुअल में होता है जो चाय का पत्ती है उससे मॉइस्चर जो होता है, जैसे पहले मैंने बोला 80 से 75 से 80, 70 से 75% की तरह मॉइस्चर होता है चाय लीफ में, उसको हटाना ताकि आगे जाके उसको हम आराम इजीली कटिंग कर सकें और उसको फर्दर प्रोसेस कर सकें। तो इसलिए वीदरिंग को बोला जाता है फॉरमोस्ट स्टेप, यानी सबसे पहला स्टेप चाय मैन्युफैक्चरिंग का। वीदरिंग फिर दो तरह का होता है, वो होता है फिजिकल वीदरिंग और दूसरा होता है केमिकल वीदरिंग। अब फिजिकल वीदरिंग और केमिकल वीदरिंग में डिफरेंस क्या है? फिजिकल वीदरिंग होता है बेसिकली लीव्स के में, मतलब पत्ती में जो मॉइस्चर है उसको हटा देना। अब जैसे मैंने बोला था कि 4-5 तरह का बेसिक चाय का टाइप्स होते हैं, उसमें अगर मान लीजिए हम दो चाय का टाइप्स ले लें, एक होता है हो गया आपका CTC ब्लैक टी और दूसरा आपका ऑर्थोडॉक्स टी। तो CTC ब्लैक टी में फिजिकल वीदरिंग के टाइम 75 से मान लीजिए 75% अगर मॉइस्चर कंटेंट है तो उसको करीब करीब 28% तक उससे घटाना पड़ेगा। और आपका ऑर्थोडॉक्स टी अगर हम बनाने जाए तो उसमें पूरा उल्टा है, उसको मॉइस्चर पूरा घटा के 28% तक लाना पड़ेगा। ये एक बेसिक डिफरेंस है। तो फिजिकल वीदरिंग में क्या होता है? फिजिकल वीदरिंग में हमारा जो चाय का पत्ती का जो मॉइस्चर है उस मॉइस्चर को हटाया जाता है। केमिकल वीदरिंग में प्रोसेसिंग सेक्टर के लोगों का कोई हाथ नहीं होता है, वो लोग सिर्फ फिजिकल वीदरिंग को कंट्रोल करते हैं। केमिकल वीदरिंग होता है कि जितना भी अंदर का केमिकल्स, पॉलीफेनॉल, जो भी मैंने पहले दिखाया चाय में जो जो होते हैं,
उन सब चीज़ों का ब्रेकडाउन, चेंजेस फ्रॉम माने एक फॉर्म से दूसरा फॉर्म में चेंज होना, ये सब चीज़ें होता रहता है। तो उसके लिए माना जाता है कि करीब करीब 12 से 14 घंटा समय लगता है। इसीलिए फिजिकल विदरिंग को आपको धीरे धीरे से करना पड़ेगा, इवेनली करना पड़ेगा, समानता के साथ। ऐसा नहीं है कि चाय का पत्ती मिला और आप 4 घंटा में उसको मॉइस्चर को सुखा दिया, तब जाके आपका केमिकल विदरिंग कंप्लीट नहीं होगा। इसीलिए फिजिकल विदरिंग को प्रॉपरली सही तरह से आपको हैंडल करना पड़ता है, तब जाके आपका केमिकल विदरिंग फुलफिल होता है। अब जो विदरिंग जो किया जाता है वो किया कैसे जाता है? विदरिंग जैसे मैंने बोला मॉइस्चर को रिमूव करना, हटाना, तो उसके लिए फैलाना पड़ेगा पत्ती को। तो जो पत्ती को फैलाया जाता है या फिर नीचे से हवा दिया जाता है, फिर आपका मान लीजिए बारिश का टाइम है तो नीचे से गर्म हवा दिया जाता है, उसको बोलते हैं ट्रफ। अब ये ट्रफ अलग अलग तरह का होता है, जैसे आपका टनल ट्रफ हो गया, फिर आपका टैप विदरिंग हो गया, अलग अलग टाइप का विदरिंग होते हैं, ड्रम में रख के होते हैं। तो ट्रफ विदरिंग जो होता है, जो ट्रफ में रख के करते हैं, वो सबसे ज़्यादा चलता है। ये होता है ट्रफ, इस तरह का होता है ट्रफ। एक होता है ओपन ट्रफ, दूसरा होता है क्लोज ट्रफ। अब ये ओपन और क्लोज क्यों अलग अलग होते हैं? ओपन होते हैं जब आपका मान लीजिए कोई बारिश नहीं है, बाहर का तापमान सही है, हवा में मॉइस्चर का नमी कम है, तो आप ओपन ट्रफ में रख के, ये जो दिखाई दे रहा है आपको, जो अंदर में ऐसा बॉक्स जैसा बना है, तो अंदर से हवा पास करा के फैन के थ्रू आप, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो ये जो बॉक्स के नीचे यहाँ से आप हवा पास करके आप, फिर यहाँ से अगर हवा पास करेंगे तो हवा वहाँ पे जाके, यहाँ वहाँ पर भी ऐसे क्लोज है, वहाँ पे जाके ऐसे हीट करके वो रिटर्न होके ट्री जो पत्ती के अंदर से ऐसे पास होके जाता है। तो अंदर से जब ऐसे पास होके जाता है तब क्या होता है, ऑटोमेटिकली आपका लीफ का मॉइस्चर को लेके जाता है। फिर दूसरा हो जाता है आपका क्लोज ट्रफ। अब क्लोज ट्रफ में क्या होता है? क्लोज ट्रफ में जब बारिश, बाहर में ज़्यादा बारिश हो, हवा में नमी ज़्यादा हो, मॉइस्चर ज़्यादा हो मतलब, तो उस टाइम में पत्ती से सिर्फ हवा देने से मॉइस्चर सूखता नहीं है, तो क्या करना पड़ता है, गर्म हवा देना पड़ता है। इसलिए ऐसे क्लोज रूम में डाल के पत्ती को हवा दिया जाता है, गर्म हवा, तो उससे क्या होता है, जल्दी से जल्दी सूख जाता है। तो जैसे विदरिंग हो गया, तब उसको लेके जाते हैं हम कटिंग के लिए। जो कटिंग के लिए जो मशीन यूज होता है उसको बोलते हैं रोटर वेन। अब रोटर वेन क्या होते हैं? रोटर वेन इस तरह का एक सिलिंड्रिकल होता है, जिसका एक साइड खुला होता है, दूसरा साइड बंद होता है। अब जिस साइड खुला होता है उसके थ्रू जो, और इधर से एक होपर होता है जिससे पत्ती को अंदर डाला जाता है। अंदर में रियस्टर होता है, मतलब कटिंग के लिए ऐसे ब्लेड जैसा लगा रहता है, तो जब ये घूमता है तो अंदर में कट होता है, फिर इधर से कटिंग वाला लीफ निकल के आता है। इसका कुछ कुछ स्पेसिफिकेशन यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे अंदर में 15 इंच का रोटर वैन है, ये 11 वैन्स लगा रहते हैं अंदर में, 48 रजिस्टर होता है। जो मोटर यूज़ किया जाता है रोटर वैन को घुमाने के लिए वो 20 HP है, और इसका जो RPM होता है दोस्तों वो फिक्स्ड RPM है, 42 RPM है। अब आप बोल सकते हैं कि अगर RPM फिक्स्ड है तो उसका कटिंग को एडजस्ट कैसे करते हैं? उसका कटिंग को एडजस्ट करते हैं, इसका ये जो ओपनिंग है सामने का, इसको एडजस्ट करके। अब कैसे? अगर आपको ज़्यादा देर तक पत्ती को अंदर रख के ज़्यादा कटिंग चाहिए, मान लीजिए पत्ती ज़्यादा हार्ड है, तो आप क्या करेंगे, क्या किया जाता है, इसका जो ओपनिंग है उसको कम कर दिया जाता है, मतलब थोड़ा थोड़ा करके पत्ती बाहर आता है काटने के बाद। तो इससे क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक पत्ती अंदर में रहता है, तो कटिंग ज़्यादा होते हैं। और अगर आपका पत्ती सॉफ्ट है, जल्दी जल्दी काट के आ रहा है, और अंदर में ज़्यादा काटने से रस निकलने का ज़्यादा चांसेस है, तो आपको जल्दी जल्दी काटना पड़ेगा। तब क्या करेंगे, आप इसको बड़ा करके खोल देंगे, फिर क्या होगा, ऑटोमेटिक जल्दी आ जाएगा। और एक चीज़ यहाँ पे मेंटेन किया जाता है, नॉर्मली जो टेम्परेचर होता है पत्ती का जब अंदर के काटने के टाइम में, वो 32 डिग्री से ज़्यादा ना हो। कटिंग के बाद पत्ती चले जाते हैं मैसरेशन में। अब मैसरेशन क्या होता है? मैसरेशन होते हैं वही जो हमारा जो चाय का पत्ती दाना दाना मिलते हैं, वो दाना दानादार पत्ती का पहला मतलब बनने का पहला स्टेप, और बोल सकते हैं यहाँ से ही बनना शुरू होते हैं दाना दानादार पत्ती। उसमें क्या होता है, रोलर होते हैं दोस्तों। कटर से जो रोटर वेन से गिर के ऐसा अलग अलग 3-4 सेट का रोलर रहते हैं, वो डिपेंड करते हैं किस एरिया में आप चाय बना रहे हो। जैसे मान लीजिए बना जाता है, मान लीजिए आसाम बेल्ट का जो आपका सिल्चर बेल्ट है, वहाँ पे 4 बैच ऑफ रोलर रखे रहते हैं, हर बैच में 2-2 रोलर रहते हैं। तो वहाँ का पहला जब माना जाता है कि पत्ती ज़्यादा हार्श होता है, तो इसलिए ज़्यादा मात्रा में उसको कटिंग देना पड़ता है।
बाकी जगह में कहीं कहीं पे 3 बैंक में भी हो जाते हैं, मतलब 3 बैच ऑफ रोलर से। तो यहाँ पे हर एक बैच में 2-2 रोलर रहते हैं। एक रोलर क्या होता है, कम स्पीड में घूमता है, दूसरा रोलर ज़्यादा स्पीड में घूमता है। तो एक रोलर के ऊपर में आपका पत्ती जाके जो मतलब जो कट किया हुआ पत्ती जो रोटर वेन से आया वो जाके होल्ड होता है, और दूसरा जाके उसके ऊपर हिट करता रहता है, जो तेज़ी से घूमने वाला रोलर होता है। तो इसीलिए उसको हैमर एनविल प्रिंसिपल भी बोला जाता है। हैमर एनविल मतलब एनविल जैसा काम करते हैं जो स्लो घूमने वाला रोलर, और हैमर जैसा काम करते हैं जो फास्ट घूमने वाला रोलर। उसमें क्या होता है, आपका जो दोनों रोलर है वो अपोजिट डायरेक्शन में घूमता है, और रोलर का जो ग्रुप्स होता है, जो कटिंग एज होता है, वो कभी कभी वी शेप होता है और कभी कभी यू शेप होता है। तो नॉर्मल ज़्यादा से ज़्यादा वी शेप ही होता है। तो उससे क्या होता है, पत्ती काटने के बाद एक कर्ल जैसा भी हो जाता है। तो जो बेसिक प्रिंसिपल है ये रैप्चर का, जो बेसिकली मैसरेशन का, वो होता है रैप्चरिंग करना, मतलब उसको फटा देना, तोड़ देना। जैसे हम अंडा को फटा देते हैं वो ऑमलेट करने से पहले, सेम किया जाता है, उसको फटा देना, ताकि जाके उसका जो अंदर का जो सैप है वो बाहर आ जाए। सैप मीन जो भी जितना भी रस जो बोल सकते हैं हम हिंदी में, वो बाहर आए। तो ये जो रोलर होते हैं वो स्टेनलेस स्टील का होता है, और हम पहले बोला वो अपोजिट डायरेक्शन में घूमता है। हाँ, और जो स्पीड होता है, जो मैंने बोला कि एक स्लो घूमता है और दूसरा फास्ट घूमता है, जो स्लो और फास्ट घूमने का जो रेशियो है काफ़ी डिफरेंस है दोस्तों, इसमें 1:10 होता है उनका स्पीड रेशियो। और यहाँ पे डायमेंशन दिया हुआ है, जैसे डायमीटर ऑफ द रेलर जो होता है वो वेरी करता है। जेब्रा का जो डायमीटर 20.3 सेंटीमीटर, करीब करीब 8 इंच से लेके 8.25 इंच तक, मतलब 20.3 सेंटीमीटर से लेके 20.95 सेंटीमीटर। यहाँ पे रोलर का पिक्चर कुछ साफ नहीं है, मगर ये रोलर हर एक बीच में है, और रोलर से काटने के बाद ये जो आपका नायलॉन बेल्ट है उसके थ्रू दूसरा एक दूसरा से तीसरा रोलर का बैच में जाते रहते हैं। तो दोस्तों आगे का जो स्टेप्स है, अभी हम लोग विदरिंग देख लिया, हम लोगों ने कटिंग ऑफ लीव्स देख लिया, हम लोगों ने मैसरेशन देख लिया। अब बाकी जो फर्मेंटेशन, ड्राइंग वगैरह वो देखने से पहले हम देख लें कि एक अच्छा जो काली चाय हम पीते हैं वो बनने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स, जो ज़रूरतें चाय के पत्तियों में होना चाहिए, वो क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहला और जो थंब रूल कह सकते हैं, पत्ती अच्छा होना चाहिए। पत्ती अच्छा होना चाहिए मतलब 2 पत्ती 1 बर्ड कहा जाता है, वो थंब रूल किया जाता है। वो पत्ती अगर हो तो बहुत अच्छा है। फिर आपका वीदर जो है, जो हमने बोला जो मॉइस्चर निकाला, वो ऑप्टिमम होना चाहिए, वो सही तरह से होना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए। कम होगा तो अंदर का केमिकल वीदरिंग फुलफिल नहीं होगा, या ज़्यादा होगा तो पत्ती आपका हार्ड हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा तो कटिंग में प्रॉब्लम होगा, फिर ड्राइंग में जाके जल जाके आपका चाय काली होने के बदौलत लाल हो जा सकता है। इसलिए वीदरिंग बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। फिर आपका रोलर का जो स्पीड है वो आपको प्रॉपरली मेंटेन करना पड़ेगा, उसके लिए आप टैकोमीटर का हेल्प लिया जाता है देखने के लिए, वो आप मैकेनिकली एडजस्ट कर सकते हैं चेक कर कर। सेटिंग अच्छा होना पड़ेगा, इसलिए हमेशा नॉर्मली 55 से लेके 70 घंटे के बीच में हमेशा उसको रोलर को चेंज किया जाता है। फिर उसको आपका लैब मशीन में शार्पिंग वगैरह करके फिर से ठीक करके उसको लगाया जाता है, क्योंकि उसका जो दांतें होती है, जो हमने बोला टिथ, वो घिस जाता है, तो उसके बाद उसको चेक कर करके चेंज करना पड़ता है। फिर आपने वो जैसे बोला मैं शार्पनेस हमेशा चेक करना पड़ेगा। टेम्परेचर रोलिंग रूम का हमेशा मेंटेन करना पड़ेगा। इसके लिए आपका अगर ज़्यादा बढ़ गया टेम्परेचर तो उसके लिए फ़ैन रखाया जाता है विथ मॉइस्ट अरेंजमेंट, मतलब उसमें पानी जाते स्प्रे किया जाए टेम्परेचर को घटा के लिए। क्लीनलीनेस बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि चाय एक फूड मटेरियल है, फूड प्रोडक्ट है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हर बागान में, हर फैक्ट्री में प्रॉपर क्लीनलीनेस मेंटेन करें, ताकि कोई भी तरह का कंटामिनेशन ना हो, ताकि आगे जाके कंज्यूमर को, जो पीने वाले हैं, ग्राहक को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों मैसरेशन के बाद चाय जाती है, मैसरेटेड लीफ जो होता है वो जाते हैं गूगी में। गूगी का यहाँ पे पिक्चर हम दिखा नहीं पा रहे हैं दोस्तों, सॉरी। गूगी एक्चुअली एक रोटरी शिफ्टर जो होता है, एक ड्रम जैसा होता है जो घूमता रहते हैं, और उसको इंक्लिनेशन को, मतलब उसका एंगल को हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। अगर ज़्यादा टाइम तक उसका अंदर में घुमाना है तो उसका एंगल को कम कर देना है, फ्लैटन कर देना है। उसका कम टाइम तक घुमाना है तो उसको एंगल को बढ़ा देना है, तो ऑब्वियसली घूमते घूमते वो गिर जाएगा। अब गूगी का
घुगी के थ्रू घुमाते घुमाते चाय को क्यों पास किया जाता है, उसका दो रीज़न है दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहली वाला ये है कि जो CTC जो ब्लैक टी आप देखे होंगे दाने दाने होते हैं, तो ये अलग अलग टाइप का दाना होते हैं, उसके हिसाब से अलग अलग उसका वेट होते हैं, अलग अलग नाम होते हैं। तो दाना बड़ा होना चाहिए तो उसको घुगी के अंदर में ज़्यादा घुमाया जाता है, दाना छोटा का ज़्यादा चाहिए तो कम घुमाया जाता है। दूसरा चीज़ होता है दोस्तों, जब चाय के पत्ती को काटा जाता है तो उसका जो अंदर का फाइबर होता है वो बाहर आ जाता है। तो फाइबर के साथ अगर हम उसको ड्राइंग में भेजेंगे तो वो जल्दी फाइबर है तो जल्दी जल जाएगा, तो चाय का कलर को लाल कर दे सकते हैं। तो उस फाइबर को अंदर घुसाने के लिए भी उसको घुमाया जाता है। तो ये जो बाहर का फाइबर अंदर घुसाया दिया जाता है तो उसको कहा जाता है, बाद में वो कन्वर्टेड टर्म में उसको बोला जाता है एम्बॉयडेड फाइबर। जो हमारे टेक्निकल के दोस्त लोग हैं वो ज़्यादा समझ पाएंगे कि एम्बॉयडेड फाइबर का मतलब क्या होता है। तो उसको एम्बॉयडेड फाइबर में कन्वर्ट किया दिया जाता है, इसका जो मतलब ग्रेन्यूल्स के अंदर में घुसाया दिया जाता है, दाने दाने जो होते हैं उसके अंदर घुसाया दिया जाता है। तो उससे क्या होता है, वो जलते नहीं है और चाय का कलर नहीं होता है। फिर आता है दोस्तों फार्मेंटेशन। फार्मेंटेशन एक बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, उसी में चाय का जितना भी केमिकल चेंजेस वगैरह होते हैं। फार्मेंटेशन एक्चुअली बेसिकली उसको ऑक्सीडेशन किया जाता है, क्योंकि आपका पत्ती को काट के उसका अंदर का केमिकल को बाहर में एक्सपोज करके ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ला दिया गया, वही होता है फार्मेंटेशन। तो फार्मेंटेशन बेसिकली आपका कटिंग से ही शुरू हो जाता है, मगर फार्मेंटेशन चैम्बर में क्या होता है, आप अलग से एक्स्ट्रा से ऑक्सीजन देते हो। फार्मेंटेशन में केमिकल प्रोसेस होते हैं दोस्तों, एक्चुअली थियाफ्लोविन से थियाब्रोमीन में कन्वर्ट होना, वो टेक्निकल में यहाँ पे एक ग्राफ की तरफ आपसे दिखा सकते हैं कि फार्मेंटेशन में कैसे थियाब्रोमीन से थियाब्रोमीन तक कन्वर्ट हो रहे हैं, एक ऑप्टिमम लेवल तक पहुँचने के बाद फिर उसको घटना भी ऐसा नहीं कि बढ़ते ही जाना है बढ़ते ही जाना है, तो उससे क्या होगा, उसमें आपका केमिकल प्रोसेस कुछ भी नहीं बचेगा। तो इसलिए इसको बोलते हैं कि ये अंडर फार्मेंटेशन भी नहीं होना है, ओवर फार्मेंटेशन भी नहीं होना है, ये जो बीच का आप लाइन देख रहे हैं ऑप्टिमम में रहेगा। फार्मेंटेशन का दोस्तों टेम्परेचर और टाइम को मेंटेन करने के लिए 2 डिग्री फ़ारेनहाइट बोला जाता है, जो मेंटेन होना चाहिए आपका, जो क्या बोलते हैं उसको, वेट बल्ब टेम्परेचर और डाई बल्ब टेम्परेचर। तो फार्मेंटेशन के इस सब चीज़ को मेंटेन करने के लिए बेसिकली फार्मेंटेशन टाइम को मेंटेन किया जाता है। उसके लिए एक फार्मेंटेशन मशीन यूज़ किया जाता है, उसको कहते हैं कॉन्टीन्यूअस फार्मेंटेशन मशीन, जिसका बेड जो है वो मूविंग होता है। तो उसका मूविंग को हम लोग ड्रिवन एंड ड्राइवर पुली से कंट्रोल कर सकते हैं। तो नॉर्मली गर्मी से लेके ठंडी तक तो टाइम को लोएस्ट और मैक्सिमम माना जाता है। 55 मिनट टाइम से लेके 110 मिनट टाइम तक फार्मेंटेशन का टाइम को गर्मी में और ठंडी में, गर्मी में सबसे कम और पीक सर्दी में सबसे ज़्यादा किया जाता है। दोस्तों पहले फ्लोर फार्मेंटेशन होता था, मतलब ऐसे फ्लोर में बिछाया दिया जाता था काटने के बाद, मगर फ्लोर फार्मेंटेशन हाइजीनिक नहीं है। और भारत की चाय अभी बहुत ज़्यादा डेवलप कंट्री में, जर्मनी वगैरह, यूके, बहुत कंट्री में जो जहाँ पे ऑप्टिमम वेदर कंडीशन नहीं है, जहाँ ये सब कंट्री चाय के लिए सही नहीं है, चाय प्रोडक्शन के लिए, वो लोग सब भारत से लेते हैं चाय। तो फॉरेन करेंसी, एक्सपोर्ट मार्केट सबको मायने में रखते हुए अभी ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियाँ आपका कॉन्टीन्यूअस फार्मेंटेशन मशीन ही यूज़ करते हैं। ये मशीन का कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट होता है, मशीन का जो बेसिक ज़रूरतें होते हैं जो फुलफिल करना पड़ता है। इसका क्या होता है, एक मोटर जो है वो लोड को सस्टेन करना पड़ेगा, मतलब बहुत मात्रा में जो चाय का पत्ते आते हैं उसके वेट रहते हैं, उसमें मॉइस्चर भी रहते हैं, सॉलिड वेट भी रहते हैं, तो सबको मिला के आपका जो ये लोड होते हैं उसका मोटर ले सके, ऐसा मोटर आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, चूज़ करना पड़ेगा। मशीन का जो वेट है वो हाइट जो है वो ग्राउंड लेवल से कम होना चाहिए, ताकि कोई भी आदमी खड़ा होकर उसको चेक कर सके, इंस्पेक्शन जो बोलते हैं उसको हम नज़रदारी कर सके सही से सही। जो बेल्ट होता है वो बेल्ट के ऊपर चाय का पत्ती सही तरह से स्प्रेड होना चाहिए, ऐसा नहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा से पहाड़ बन गया और कहीं पे खाली चल रहे हैं, तो उससे क्या होगा, फार्मेंटेशन सटीक से नहीं होगा। ये बेल्ट मेटल का नहीं होना है, ये ध्यान में रखना है। एक फीट कन्वेयर बोलते हैं, एक प्रॉपर फीट कन्वेयर रखना चाहिए, ताकि जाके वो प्रॉपरली इसमें स्प्रेड हो जाए। जो अंदर बाहर से जो हम लोग नीचे से जो मॉड्यूल के थ्रू ऑक्सीजन देते हैं, वो ऑक्सीजन का जो स्प्रेड है, डिस्ट्रीब्यूशन जिसको कहते हैं, वो सही तरह से होना चाहिए और 95% रिलेटिव ह्यूमिडिटी मेंटेन करना चाहिए, और वो मशीन को रेगुलरली क्लीन
करना चाहिए ताकि कोई भी तरह का कॉन्टमिशन ना हो। ड्राइंग के बाद फर्मेंटेशन के बाद होता है ड्राइंग। ड्राइंग में 3 तरह का चीज़ बहुत ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। ड्राइंग के लिए जो 3 बहुत ज़रूरी चीज़ें ज़रूरत है वो होता है आपका टेम्परेचर जो है वो कंट्रोल होना चाहिए, वो ना कि बहुत ज़्यादा ना कि बहुत कम। ये चीज़ को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना पड़ता है। फिर आपका जो 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 फर्मेंटेशन से जो चाय के जाते हैं, फर्मेंटेशन यूनिट से जो चाय के लीव माने पत्ती का जो ढेरा जाता है उसका जो मॉइस्चर निकलते हैं वो भी जो रेट ऑफ इवापोरेशन है, उसके इवापोरेशन कहते हैं मॉइस्चर को निकलना, वो आपका कंट्रोल करना पड़ेगा। और जो फाइनल प्रोडक्ट है जो बाकी ड्राइंग के बाद जो निकलता है उसका मॉइस्चर आपका 2.5 से 3% तक रहना पड़ेगा। तो बेसिकली दोस्तों एक्चुअली जो ड्राइंग किया जाता है वो फर्मेंटेशन को बंद करने के लिए किया जाता है, और बाकी जो जो केमिकल्स ताकि वो अंदर में रह जाए और बाद में जब हम चाय बनाए उससे उसका फ़ायदा मिले। और फार्मेंटेड लीव दोस्तों 65 से 70% तक मॉइस्चर कैरी करते हैं। उस मॉइस्चर को ड्राइंग के थ्रू घटा के 2.5 से 3 तक लाना पड़ते हैं। ड्राइंग के लिए जो ड्रायर यूज़ होता है चाय बगानों में वो 2 तरह का होता है। कन्वेंशनल ड्रायर जो पहले ज़माने में यूज होता है, जो अभी जो ज़्यादा से ज़्यादा यूज होते हैं वो एफबीडी कहते हैं, फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर। ये होता है फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर का एक ड्रायर का। यहाँ पे ये होता है दोस्तों मेन ड्रायर जो बीच में है, उसमें देखिए चाय इधर से जो दिखाया जा रहा है उधर से आते हैं। फिर ये होता है आपका हीटर और जो कंट्रोल होता है हॉट एयर का ब्लोअर के थ्रू, और बीच में कोल्ड एयर भी दिया जाता है कभी कभी ज़रूरी होने से। तो आपका ये हॉट एयर प्लीनम चैम्बर के थ्रू जाते हैं। और यहाँ पे आपका साइक्लोन सेपरेटर भी लगा रहता है। साइक्लोन सेपरेटर आपका छोटे पत्ती का चाय को सेपरेट करने के लिए, और जो डास्ट रहता है जो फाइबर होते हैं उसको सेपरेट करने के लिए। और फाइनली ये फ्लूइडाइज बेड ड्रायर का बेड के थ्रू पास होके फ्लूइडाइजेशन के थ्रू फाइनल में मेक टी मिलता है। तो दोस्तों जो फ्लूइडाइज बेड ड्रायर है जो अभी के दिनों में यूज होता है ज़्यादा से ज़्यादा, उसके साथ जो पुराना कन्वेंशनल ड्रायर है उसका अगर कंपैरिजन देखें तो उसका जो मेरिट्स मतलब जो सुविधाएं हैं वो कि फ्लूइडाइज बेड ड्रायर का जो एग्जॉस्ट टेम्परेचर होता है वो कम चाहिए कंपेयर करने से। अगर आप कंपेयर करेंगे कन्वेंशनल ड्रायर से, कोल कंजम्पशन कम होता है, मतलब कोयला का कंजम्पशन मतलब खपत कम है अगर आप कन्वेंशनल ड्रायर से कंपेयर करें तो। फिर आपका मेंटेनेंस कम करना पड़ता है, इसलिए मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम हो जाता है, और आपका उसको हैंडल करना बहुत इजी है। ड्राइंग के लिए जो जो फैक्टर रेस्पॉन्सिबल है दोस्तों वो होते हैं जो हवा है उसका टेम्परेचर, जो हवा है उसका वॉल्यूम, जो टाइम है आपका ड्राइंग वो टाइम, और आपका जो कितना परिमाण माल फार्मेंटेशन बैट से फार्मेंटेशन यूनिट से ड्राइंग यूनिट में जा रहे हैं। टेम्परेचर अगर बहुत ज़्यादा है तो आपका जो लीव्स है जो चाय है जो फाइनल मेक टी है वो जल जाएगा, कम है तो उसमें मॉइस्चर ज़्यादा रह जाएगा। वॉल्यूम अगर ज़्यादा है उससे भी आपका अंदर का हीट बढ़ जाएगा, तो आपका चाय जलने के चांसेस रहता है। और मान लीजिए टेम्परेचर सही है मगर जो हवा है जो वॉल्यूम ऑफ एयर है वो कम है, तो उससे भी आपका पूरा हिसाब से हीटिंग मतलब ड्राइंग होगा नहीं, तो आपका वही मॉइस्चर रहने का चांसेस है। पीरियड ऑफ ड्राइंग मतलब फ्लूइडाइज बेड ड्रायर के अंदर से जब हम चाय को पास करेंगे तो बहुत जल्दी जल्दी पास करेंगे, उससे भी क्या होगा आपका जो हॉट एयर का जो वॉल्यूम और टेम्परेचर दोनों सही है मगर आप जल्दी जल्दी पास करा दिए हो, तो उससे क्या होगा आपका मॉइस्चर रह जाएगा, और धीरे धीरे पास करा रहे हो तो जल जाएगा। तो मास ट्रांसफ़र सेम, अगर बहुत ज़्यादा एक साथ अंदर में ड्रायर के अंदर में डाल दियो तो क्या होगा आपका वो जाम होके मॉइस्चर रह जाएगा, और बहुत कम कम डाले हो तो पतला होके जलने का चांसेस है। तो ये चारों चीज़ों को ना ज़्यादा ना कम इस हिसाब से मिलाना पड़ता है। वो बहुत ज़्यादा एक एक्सपीरियंस का मैटर करता है वहाँ पे दोस्तों, कि आप चारों चीज़ों को अच्छे से टेम्परेचर वॉल्यूम टाइम मास तीनों को कम्प्लीटली मैच करा के रन करने से आपको देखिए परफेक्टली ड्राई चाय फाइनल में मिलता है।
ड्राइंग के बाद चला जाते हैं शॉर्टिंग में। शॉर्टिंग एक मैकेनिकल प्रोसेस है दोस्तों। उसमें पहले माना जाता था कि जो शॉर्टिंग होता है उसमें इतना ज़्यादा मैनेजमेंट का ज़रूरी नहीं है, मगर आज के दिन में जब कहते हैं कि लोग क्वालिटी मतलब लुक्स और मतलब एसेप्टिक वैल्यू जिसको कहते हैं टेक्निकल टर्म में, उसमें ज़्यादा फोकस करने लगा है, तो शॉर्टिंग को भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैनेजमेंट का पार्ट माना जाता है। शॉर्टिंग में मेन ऑब्जेक्टिव जो रहता है वो आपका किस साइज़ का चाय कुराना है। अलग अलग साइज़ का अलग अलग नाम होता है, जैसे पीओपी, बीपी, पीएफ, डास्ट, चुरामुनी डास्ट, अलग अलग का होता है। तो उस साइज़ के हिसाब से अलग अलग क्लासीफाई हो जाता है। फिर आपका शेप भी देखना पड़ता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आज के दिन में इसीलिए चाय का जो शॉर्टिंग है वो एक बाकी स्टेप के साथ इक्वल इम्पॉर्टेंट स्टेप है एक सही और अच्छा चाय बनाने के लिए और ग्राहकों का दृष्टि आकर्षण करने के लिए और उसका मार्केट वैल्यू बढ़ाने के लिए। पैनुअल शॉर्टर बोल के एक मशीन है। ये मशीन को चाय का शॉर्टिंग के लिए सीटीसी ब्लैक टी जो हम जिसका बात कर रहे हैं उसको यूज़ किया जाता है। पैनुअल शटल मशीन का एक सबसे ज़्यादा खासियत ये है कि वर्टिकली मूवमेंट करते हैं दोस्तों, हॉरिजेंटली। वर्टिकली मूवमेंट करने के बदौलत चाय के जो दाना दाना जो हम चाय खाते मतलब हमारा जो चाय आते हैं उसका जो बाहर वाला जो सरफेस है वो सरफेस डैमेज होने का चांसेस बहुत कम रहता है, इसलिए मशीन बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेबल है। शॉर्टिंग के बाद फाइनल आता है दोस्तों पैकिंग। पैकिंग कंटेनर में किया जाता है। बेसिकली टी फैक्ट्री से छोटा छोटा पैकेट्स बनते नहीं हैं। फैक्ट्री में बड़े बड़े जैसे 35 केजी 50 केजी के पैकेट्स मतलब कंटेनर में बना के बल्क पैकिंग करके उसको भेज दिया जाता है वेयर हाउस में, अलग अलग शहरों में। वेयर हाउसेस में ब्लेंडिंग करने के बाद छोटे छोटे पैकेट्स में जो कंज्यूमर नीड पैकेट होता है उसमें डिवाइड किया जाता है। पैकिंग के टाइम में जो बल्क पैकिंग होता है उसमें होपर का यूज़ होता है ताकि जाके रेगुलर रेट में एक कंटेनर फिलअप हो। उसमें ध्यान रखा जाना चाहिए कि वो कोई भी तरह का फोर्स करके मतलब कोई प्रेशर देके उसको पैक ना किया जाए, ताकि उससे क्या हो सकता है, उससे आपका चाय का जो ब्लूम है, जो बाहर का जो रैप्चर है वो ब्लूम जो होता है वो ख़राब हो सकता है और ख़राब होता भी है। इसीलिए भी ज़रूरी है क्योंकि सीटीसी ब्लैक टी जो होता है दोस्तों माना जाता है कि बहुत जल्दी डैमेज होने का चांसेस रहते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा केयरफुली पैक किए जाते हैं और करना चाहिए। और जो मॉइस्चर होता है जो फाइनल पैकिंग के टाइम में वो 3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि माना जाता है कि 3% से, देखिए चाय जो होता है जो हमारे वो हाइग्रोस्कोपिक होता है इन नेचर। हाइग्रोस्कोपिक मतलब जो लोग मॉइस्चर के कंटेक्ट में आने से मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर ले उन लोगों को हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल बोलते हैं। तो चाय भी उसी तरह का होता है। तो चाय मान लीजिए फैक्ट्री में बन के कुछ दिनों तक डिलीवरी नहीं हुआ और रह गया, उस दौरान उसने मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लिया और उसका मॉइस्चर 3% से ज़्यादा चला गया, तो उसको फिर से ड्राइंग के लिए भेजना पड़ता है कम टेम्परेचर में, उसको कहते हैं कैपिंग। मगर वो कदाचित भी एडवाइजेबल नहीं है। वो तो उससे मॉइस्चर तो घट जाता है दोस्तों, मगर क्वालिटी में, टेस्ट में, ब्लूम में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वही डिप बेटर होता है कि उसको हमेशा अच्छा से करके पैक किया जाए, मॉइस्चर से बचाया जाए, और जो फाइनल पैकिंग के टाइम में उसका मॉइस्चर कंटेंट 3% से ज़्यादा ना हो। तो थैंक यू दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा और बहुत ज़्यादा धन्यवाद आपको देखने के लिए। और हम ये भी आशा करते हैं कि आपको एक बेसिक नॉलेज, एक साधारण ज्ञान मिलेगा कि जो चाय हम लोग पीते हैं घरों में वो सही मात्रा में कितना ज़्यादा स्टेप्स मैनेजमेंट के दौरान बन के आते हैं। तो थैंक यू दोस्तों।